ट्रेन में पॉकेट मारी तो कॉमन बात है। कब किसकी जेब से ये पॉकेट मार यानी जेब कतरे वॉलेट चुरा के ले जाएंगे पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये पॉकेट मारी भी एक आर्ट है। और चाइना के ट्रेनों में इनकी तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। जैसे गुंडों में इलाके बांटे जाते हैं, वैसे ही किसी ट्रेन में कौन सी गैंग पॉकेट मारी करेगी ये भी पहले से तय होता है, क्योंकि ये सभी पॉकेट मार एक ही गिरोह के अंदर काम करते हैं, रॉन्ग क्लैन, जिसका लीडर है शाओ, जिसे अभी तक पुलिस ने नहीं देखा। तो चाइना के ऐसी ही एक ट्रेन में छोटा जैंग कोल्ड ड्रिंक का स्वाद ले रहा होता है कि उसे सुसु आती है। उसकी माँ गुस्सा होके नीचे फैली हुई भीड़ से उसे टॉयलेट की तरफ ले जा रही होती है कि ट्रेन एक सिग्नल पे रुक जाती है। वही मौका देख के बाहर रेलवे ट्रैक पे छुप के बैठे लुटेरे ट्रेन की विंडो से लकड़ियां घुसा के पैसेंजर्स की बैग चुराने लगते हैं। रात का वक्त होने की वजह से सभी पैसेंजर गहरी नींद में होते हैं, उसी का फायदा वो उठाते हैं। मगर ये सब जैंग और उसकी माँ देख लेते हैं और चिल्लाना शुरू करते हैं। तो जागे हुए पैसेंजर लुटेरों को रोकने में लग जाते हैं। लुटेरों की एक लकड़ी पे जैंग अटक जाता है, तो लुटेरे और पैसेंजर के बीच उसे बचाने के लिए खिंचातानी शुरू होती है। मगर तभी पुलिस आके उन सभी लुटेरों को पकड़ लेती है और ऑफ कोर्स इस पूरी तामझाम का हीरो बन जाता है छोटा जैंग। तो अब जैंग अपनी माँ से कहता है कि वो बड़ा होके पुलिस ऑफिसर बनेगा और ट्रेन को लूटने वाले लुटेरों को पकड़ेगा। मगर माँ उसे इनकरेज करने के बदले उससे कहती है, तुम अभी तक चड्डी में सुसु करते हो, तुम तो रहने ही दो। मगर 12 साल बाद जैंग सचमुच पुलिस ऑफिसर बन जाता है, क्योंकि उसने हारना कभी नहीं सीखा। जैंग अपने बॉसेस से कहता है वो एंटी पिक पॉकेट यूनिट ज्वाइन करना चाहता है। इस यूनिट को लीड कर रहा है कैप्टन जुमो। जुमो तरस खा के जैंग को अपनी टीम में शामिल करता है। वो जैंग से कहता है जेब कतरों को पकड़ना है तो उनकी तरह सोचो। तो अब तैयारी होती है ट्रेन में फैल के जेब कतरों को पकड़ने की। पुलिस की टीम लिक्विन स्टेशन की तरफ बढ़ती है। जुमो जैंग से कहता है हमेशा अपनी नजर आसपास की भीड़ में घुमाते रहो, छोटी सी चीज भी नजर से छूटनी नहीं चाहिए। तो अब पैसेंजर के साथ पुलिस भी ट्रेन में चढ़ जाती है और साथ में जेब कतरों की कई गैंग्स भी। उसी में एक है चेरी, जो कमाल की जेब कतरी है। उसके 2 साथी है अबरार और चुइंग। ट्रेन नंबर 161 पे सभी जेब कतरों की नजर है, खास करके उस गोल्ड मेडल पे जो अंदर किसी पैसेंजर के पास है। दरअसल रॉन्ग क्लैन जेब कतरा गिरोह अपना अगला लीडर एक कंपटीशन के जरिए चुनता है। शाओ अब रिटायर हो रहा है, तो जो पॉकेट मार उस मेडल को चोरी करने में कामयाब होगा उसे चोरों की दुनिया का अगला बादशाह बनाया जाएगा। देश भर के सभी जेब कतरे इस ट्रेन में घुसे हैं। हर किसी को लीडर बनना है। आपने सुना होगा चोरों के भी ईमान होते हैं, मगर शैडो का कोई ईमान नहीं। वक्त आने पर वो सिर्फ बेईमानी नहीं मर्डर भी कर सकता है। इसीलिए रॉन्ग क्लैन गैंग ने शैडो को इस ट्रेन में चोरी करने से मना किया है। मगर शैडो के इरादे कुछ अलग है, उसे भी अगला लीडर बनना है। तभी अबरार आके चेरी को बताता है कि एक मोटे के पास वो मेडल है। जुमो जैंग को रेलवे पुलिस के पास बिठा देता है और खुद कंपार्टमेंट में चला जाता है। पहली ही मिशन है तो जैंग टेंशन में है। चेरी जुमो को पहचान लेती है। रेलवे पुलिस वाला जुमो से कहता है कि अगर तुम्हें कमिश्नर बनना है तो तुम्हें शाओ को पकड़ना होगा। जैंग पानी लेने जाता है तो एक औरत चिखने लगती है कि किसी ने उसके पैसे चुराए। जैंग को समझ में नहीं आता क्या करे, तो वो तरस खा के उस औरत को अपने वॉलेट से पैसे निकाल के देता है। उसकी ये दिलदारी चेरी को पसंद आती है। वो जानती है पैसे किसने चुराए हैं, तो वह अबरार को इशारा करके उस जेब कतरे का ही पॉकेट काट देती है। अंदर रखे उस औरत के पैसे नीचे गिरते हैं। जैंग बड़ी बहादुरी से उस जेब कतरे को पकड़ लेता है, जिससे पैसेंजर खुश हो जाते हैं। वो उस जेब कतरे को लेके जा रहा होता है कि पीछे से चेरी जैंग की जेब काट देती है। बाद में उसे पता चलता है कि उस लड़की ने उसकी भी जेब काटी है। यहाँ अबरार बड़ी सफाई से उस मोटे की कॉफी में नींद की गोली डाल देता है। मोटा थोड़ी देर में सो जाता है, तो वही मौका देख के चेरी उसके पॉकेट से वो मेडल चुरा लेती है। अब वो जैसे ही ट्रेन से उतर के जाने लगती है, शैडो बड़ी कुशलता से उससे वो मेडल चुरा लेता है। चेरी समझ जाती है ये शैडो का ही काम है, क्योंकि शैडो जैसा जेब कतरा दुनिया में दूसरा कोई नहीं। मगर शैडो को योंग पकड़ लेता है, जो चेरी का बॉस है। योंग शैडो से बहुत नफरत करता है, क्योंकि योंग को चोरों की दुनिया का अगला लीडर बनना है और ये शैडो उसके रास्ते की रुकावट है। वो शैडो से कहता है तुम्हें मना करने के बावजूद तुम यहाँ क्यों आए। शैडो कहता है मैं मेरा हुनर दिखाने आया हूँ, मैं बिग बॉस बनना चाहता हूँ। योंग उसकी पिटाई करता है, मगर शैडो उसे ही हथकड़ियों में जकड़ के वहां से चला जाता है। योंग उससे कहता है तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें लीडर बनने नहीं दूंगा। यहाँ पुलिस को पता चलता है कि ट्रेन में कई लोगों की पिक पॉकेटिंग हुई है। पुलिस जानती है कि चोर स्टेशन के पास ही किसी होटल में रुकेगा और अगली ट्रेन पकड़ के वापस लौटेगा। अगली ट्रेन 2 घंटे बाद है। शैडो ने भी होटल में एक रूम ली है।
उसे ढूंढते हुए योंग चेरी के साथ वहां पहुंच जाता है, तो ज़ूमो चेरी को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। यहाँ योंग और चेरी जैसे ही शैडो के रूम में घुसने की कोशिश करते हैं, शैडो विंडो से कूद के भागता है, मगर उसके जेब से वो मेडल नीचे गिरता है। पास ही खड़ा जैंग उसे देख लेता है। शैडो भागने लगता है तो जैंग उसका पीछा करने लगता है। रेलवे ट्रैक पे वो उसे दबोची लेता है, मगर जब वो शैडो को हथकड़ी पहनाने जाता है, शैडो जेब से चाकू निकाल के जैंग के पैर पे मार देता है। जैंग बुरी तरह घायल होता है, तो शैडो भागने में कामयाब होता है। शैडो ने जैंग के पैर की नस काट दी है, तो अब जैंग काफी महीनों तक चल नहीं पाएगा। जैंग की माँ उससे कहती है कि इसलिए मैंने तुम्हें कहा था, ये चोर पुलिस तुम्हारा काम नहीं, नौकरी छोड़ के मेरे कपड़े की दुकान में बैठ जाओ। यहाँ रॉन्कलैंड के सभी सीनियर्स की मीटिंग होती है। सभी शैडो के हाथ सफाई की तारीफ करते हैं, मगर शैडो को ट्रेन में चोरी करने से मना किया गया था। तो गैंग लीडर शाओ शैडो से कहता है कि वो गोल्ड मेडल योंग को दे, जिससे शैडो खासा नाराज होता है। योंग उससे कहता है कि अगर उसे लीडर बनना है तो वह अगली कंपटीशन में हिस्सा ले। जिस बात पर शाओ योंग पे गुस्सा होता है, वो सबसे कहता है रूल्स दोनों ने तोड़े हैं, तो फैसला अगली कंपटीशन में होगा। यहाँ पैर जख्मी होने की वजह से जैंग ठीक तरह से चल भी नहीं सकता, तो ऐसी हालत में उसे एंटी पिक पॉकेट यूनिट में वापस नहीं लिया जा सकता। जैंग ज़ूमो को विश्वास दिलाता है वो जल्दी ही पहले जैसा हो जाएगा, मगर ज़ूमो उसे 6 महीने की छुट्टी पे भेज देता है। तो अब जैंग अपनी माँ की शॉप में काम करने लगता है, मगर वहाँ उसका दिल नहीं लगता। उसकी नज़र हर वक्त जेब कतरों को ढूंढती रहती है। एक दिन वो बड़ी बहादुरी से 2 चेन चोरों को पकड़ लेता है। यहाँ कमिश्नर कैप्टन ज़ूमो पे गुस्सा होता है, क्योंकि इतने सालों के बाद भी पुलिस रॉन्कलैंड गिरोह को पकड़ने में कामयाब नहीं हुई। ट्रेनों में बढ़ती पिक पॉकेटिंग की वजह से पैसेंजर पुलिस को दोष दे रहे हैं। ज़ूमो के पास कोई जवाब नहीं होता। तभी जैंग आके कहता है कि वो फिर से पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए फिट है। तो अब ज़ूमो जैंग पे एक मिशन सौंपता है, उसे अंडरकवर एजेंट बन के रॉन्कलैंड के ही किसी गैंग को ज्वाइन करना है, उनकी चोरी की टेक्निक को सीखना है, एक जेब कतरा बन के उनका विश्वास जीतना है, फिर उन्हीं में रह के उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना है। तो अब जैंग भिखारी का भेष ले लेता है और अलग अलग स्टेशन में रह के चोरों पे नजर रखने लगता है। ज़ूमो जैंग से कहता है कि पहले वो जेब कतरों की भाषा सीखे, जैसे अमीर शिकार को हिंजी कहा जाता है, वॉलेट को पिजी, करेंसी नोट को हाउजी। चोर टारगेट को डिस्ट्रैक्ट करके कैसे लूट लेते हैं ये देखो। इन जेब कतरों में जो सबसे एक्सपर्ट होता है उसे टाओबा कहते हैं, जो आज के वक्त में शैडो है। वो अपने काम में इतना माहिर है कि आदमी देख के वो समझ जाता है उसके पास क्या होगा। ये टाओबा टॉप लीडर यानी शाओ के नीचे काम करते हैं। अगर इस रॉन्कलैंड गिरोह को खत्म करना है तो हमें टाओबा तक पहुंचना होगा। इन रॉन्कलैंड की हर साल कंपटीशन होती है, जिसमें सभी जेब कतरे अपना करतब दिखाते हैं। अगली कंपटीशन तय करेगी कि अगला लीडर कौन बनेगा। सब जेब कतरों की अलग अलग ट्रेन टेरिटरी होती है। एक ने चुराए हुए पैसे पे दूसरा हाथ नहीं डाल सकता, ये रॉन्कलैंड के कानून के खिलाफ है। यहाँ शैडो उनकी एक गैंग को बुरी तरह मारता है, क्योंकि उन्होंने मना करने के बावजूद ट्रेन नंबर 161 में पिक पॉकेटिंग की। उनकी वजह से अब शैडो को शक की निगाहों से देखा जाएगा। दरअसल ट्रेन नंबर 161 यह योंग का इलाका है। यहाँ जैंग भिखारी का रोल निभा रहा है, मगर एक दिन एक अंधा भिखारी उसे पहचान लेता है कि जैंग भिखारी नहीं पुलिस वाला है। जैंग उससे कहता है कि वो शैडो को पकड़ना चाहता है। भिखारी जैंग से कहता है कि वो विजेंग सिटी जाए, वहाँ उसे शैडो मिलेगा। तो अब जैंग विजेंग सिटी जाता है और वही अपना डेरा डाल देता है। दूसरी ओर शैडो शाओ से कहता है कि वो कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है। शाओ उसके इरादे समझ जाता है कि उसे अगला लीडर बनना है। वो शैडो से कहता है कि वो कंपटीशन छोड़ के अपनी ट्रेन वाली पिक पॉकेटिंग जारी रखे, क्योंकि शैडो के हाथ खून से रंगे हुए हैं। खूनी कभी रॉन्कलैंड गिरोह का लीडर नहीं बन सकता। यहाँ एक रात सबवे में जैंग बैठा होता है कि वहाँ चेरी अपने साथियों के साथ आती है। उसका मूड खराब है, क्योंकि ट्रेन में पुलिस होने की वजह से उसके हाथ कुछ नहीं लगा। जैंग चेरी को पहचान जाता है, तो अब वो चेरी का पीछा करने लगता है। चेरी अपने साथियों से कहती है कि कल मिलिट्री की ट्रेन को लूटा गया, उसमें जो 500 मिलिट्री जैकेट थे उन्हें चोरी किया गया और इसी की वजह से ये सब प्रॉब्लम हुई है। शाओ जानना चाहता है ये किसका काम है, क्योंकि इस वजह से पुलिस का पहरा बढ़ गया है। चुइंग चेरी से कहता है कि वो ऐसे एक आदमी को जानता है जो चोरी की चीजें खरीदता है। चेरी उस आदमी के पास जाके उससे पूछती है कि उसने वो जैकेट किससे खरीदे, मगर वो आदमी कुछ भी बताने से इनकार करता है। तो रास्ते में शैडो के आदमी चेरी का रास्ता रोक लेते हैं। दोनों गुटों के बीच काफी फाइटिंग होती है। एक गुंडा चेरी को मारने जाता ही है कि आइन वक्त पे जैंग आके उसे बचाता है। चेरी के कहने पे जैंग उसे एक सलून लेके जाता है, जहाँ की ओनर मिया है। ये मिया पहले रॉन्कलैंड की लीडर थी
और उसी ने चेरी को पिक पॉकेटिंग के करतब सिखाए थे। चेरी को बचाने के एवज में मिया जैंग को पैसे देती है, मगर जैंग मना करते हुए उससे कहता है कि वो पिक पॉकेटिंग के करतब सीखना चाहता है। तो अब सबसे पहले मिया जैंग का हेयर कट कराती है ताकि वो कुछ डिसेंट दिखे। मिया चेरी से कहती है कि बिना जैंग का बैकग्राउंड जाने वो उसे अपनी गैंग में शामिल ना करे। ऊपर से एक भिखारी इतना ट्रेन फाइटर कैसे हो सकता है। मगर जैंग ने चेरी की जान बचाई है तो वो उसके एहसान तले दबी हुई है। यहाँ मिलिट्री ट्रेन में चोरी करने के जुर्म में योंग शैडो के आदमी की बहुत पिटाई करता है। तो अब चोरी की जिम्मेदारी शैडो खुद के सर लेता है। शाओ शैडो से कहता है तुम्हारी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, तुमने रॉन्ग क्लैन का कानून तोड़ा है, सजा तो होगी। योंग शैडो से कहता है जुर्माने के तौर पे तुम्हें गिरोह को 2,50,000 युआन देने होंगे। अगर 3 महीने में तुमने ये पैसे जमा नहीं किए तो तुम्हारी उंगलियां काटी जाएगी। यहाँ अगले दिन से जैंग की ट्रेनिंग शुरू होती है। चेरी उसे यार्ड में खड़ी एक पुरानी ट्रेन के डिब्बे में लेके आती है जहाँ पैसेंजर की तरह सीट पे पुतले बिठाए गए हैं। चेरी जैंग से कहती है कि वो इन पुतलों की जेब से उनके वॉलेट निकाल के लेके आए। जैंग बड़ी मुश्किल से वॉलेट निकालता है, मगर उसे ये सब करने के लिए 8 मिनट लगते हैं। चेरी जैंग से कहती है तुमने जो अभी किया उसे चोरी नहीं डकैती कहते हैं। चुइंग जैंग से कहता है तुम्हारे पास स्पीड है मगर स्किल नहीं। अब चेरी एक पुतले के पॉकेट में एक कॉइन रखती है, पॉकेट पे घुंघरू लगे हैं। चेरी जैंग से कहती है बिना घुंघरुओं को टच किए उस कॉइन को निकालो, मगर बड़ी मेहनत के बाद भी जैंग कॉइन नहीं निकाल पाता। दूसरे दिन जुमो जैंग को चुपके से मिलता है। जैंग उसे अपनी चोरी की शिक्षा के बारे में बताता है। जैंग उससे कहता है कि रॉन्ग क्लैन में 8 ब्रांचेस है, ईस्ट की ब्रांच को योंग संभालता है, चेरी उसके अंडर काम करती है। मैं जल्दी ही इस योंग से मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि कंपटीशन में हिस्सा लूं। रात को चेरी जैंग से कहती है कि जेब कतरों के हाथ लचीले होने जरूरी है, तो वो उसे स्वेटर बुनने का काम देती है। उसे बार बार लगता है कि वो पहले भी जैंग से मिली है। जैंग दिमाग लगा के उससे कहता है सभी लोग मुझसे यही कहते हैं। दूसरी ओर शैडो छोटी मोटी चोरियां करके पैसे जमा करने की कोशिश करता है जो उसे रॉन्ग क्लैन गिरोह में जमा करने हैं। तो यहाँ जैंग भी प्रैक्टिस करते करते हाथ सफाई में माहिर होने लगता है। जुमो को जैंग से पता चलता है कि 2 महीने बाद चोरों की कंपटीशन होने वाली है जिसमें देश भर के सभी चोर शामिल होंगे, तो उन्हें पकड़ने का यह अच्छा मौका है। जुमो अपना प्लान बनाने लगता है। यहाँ चुइंग और अबरार जैंग को अपना दोस्त समझने लगते हैं। जैंग यही सोचता है उन्हें जेल भेजते हुए उसे बहुत दुख होगा। चेरी जैंग से कहती है जैसे वॉलेट पॉकेट से चोरी किया जाता है वैसे ही उसे वापस रखना भी आना चाहिए। लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके चोरी करना सबसे आसान तरीका है। ऐसी चोरी में खूबसूरत लड़की बहुत काम आती है। जैंग का पैर ठीक कराने के लिए चेरी उसे एक डॉक्टर के पास भेजती है जो इलेक्ट्रोपंक्चर करके इलाज करता है। बेचारा जैंग ना नहीं कह पाता। उसका एक ही लक्ष्य है किसी भी हालत में कंपटीशन में हिस्सा लेना। चुइंग उसे बताता है कि यह कंपटीशन हमेशा ट्रेन नंबर 161 में होती है। पिछली बार शैडो जीता था, वो चोरी में मास्टर है। शैडो का नाम सुन के जैंग के कान खड़े हो जाते हैं। उसे अपने जख्मों का बदला लेना है। चुइंग बताता है कि ये शैडो शाओ का खास आदमी है। शाओ बड़ी बड़ी चोरियां उसी से करवाता है। शैडो अपने हाथों को 180 डिग्री तक मोड़ सकता है। जैंग को याद आता है कि इसी तरह शैडो ने चाकू निकाल के उस पर हमला किया था, मगर किसी वजह से शाओ उसे अगला लीडर नहीं बनाना चाहता। उसे कंपटीशन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। अब जैंग का मन ललचाने लगता है कि वो शैडो से बदला ले, मगर जुमो उसे समझाता है तुम पुलिस ऑफिसर हो, ड्यूटी फर्स्ट। यहाँ अगले दिन शैडो शाओ के पास जाके उसे पैसे देता है जिसमें 70,000 युआन कम है। वो शाओ को रिक्वेस्ट करता है कि उसे कंपटीशन में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। शाओ उससे कहता है तुम रॉन्ग क्लैन की लीडर बनने लायक नहीं हो, मगर शैडो फैसला कर चुका है वो ट्रेन नंबर 161 में जरूर जाएगा। योंग उसे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसी कोशिश की तो वो उसके टुकड़े कर देगा। तो अब शैडो शाओ से कहता है कि भले चोरी करने की उसे इजाजत ना हो, मगर कम से कम वो रॉकलैन ग्रुप के चोरों का एस्कॉर्ट तो बन सकता है। शाओ उसे एस्कॉर्ट बनने की परमिशन देता है। शाओ शैडो से कहता है कि इस कंपटीशन के बाद उसे रॉन्ग क्लैन गिरोह को छोड़ना होगा। यहाँ चेरी जैंग को लेसन देती है कि लोगों को ऑब्जर्व करो और ये जानने की कोशिश करो किसके पास कितने पैसे हैं। रात को जैंग चेरी, चुइंग और अबरार को अपने हाथों से बुना स्कार्फ देता है जिससे चेरी जैंग की तरफ अट्रैक्ट होती है। अगले दिन चेरी चोरी के इरादे से एक ट्रेन में चढ़ जाती है। उसी ट्रेन में शैडो के गुंडे भी है। चेरी एक आदमी को टारगेट बनाती है। ट्रेन में जैंग भी है। उसकी पासी के सीट पे बैठा आदमी कोई अजीब चीज पी रहा होता है। उस मेडिसिन की स्मेल से जैंग समझ जाता है कि वो शैडो है। दरअसल शैडो सांप से बनी मेडिसिन को हर वक्त पीता रहता है।
जैंग में बदले की भावना जाग जाती है। भावना को कंट्रोल करने वो दरवाजे के पास जाता है तो उसे वहाँ खड़ा योंग दिखाई देता है। तभी शैडो के आदमी अचानक ये कह के ट्रेन में हड़बड़ी मचा देते हैं कि ट्रेन में चोर घुसा है। उस हड़बड़ी का फायदा उठा के अबरार उस आदमी के बैग में रखा एंटीक मेडल चोरी करता है और चुपके से चेरी को देता है। चेरी वो मेडल योंग को देती है। पास ही बैठा शैडो उससे वो मेडल चुराने की कोशिश करता है, मगर योंग उसकी पिटाई करके उस मेडल को फिर से हासिल करता है। इसी सिचुएशन का फायदा उठा के जैंग योंग से वो मेडल बड़ी सफाई से चुराता है। फिर वो मेडल योंग को वापस करते हुए उससे पूछता है, कैसी लगी मेरी हाथ सफाई। योंग जैंग की हाथ सफाई से खुश होता है और कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए उसे इनवाइट करता है। मगर इस बात से चेरी जैंग पे बहुत नाराज होती है क्योंकि जैंग ने उसे बिना बताए ये सब किया है। मेडल हाथ से जाने से शैडो बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ है। उसका साथी उसे उकसाता है कि चोरी करने के लिए हमें किसी गिरोह में शामिल होने की जरूरत नहीं, हम गिरोह के बाहर रह के चोरी कर सकते हैं। अब फ्लैशबैक से पता चलता है कि बचपन में ट्रेन में चोरी करते वक्त एक पुलिस वाले ने शैडो को पकड़ा था, मगर शैडो ने चाकू मार के उसकी हत्या की। उस वक्त शाओ ने उसे बचा के उसे अपना चेला बनाया। यहाँ अगले हफ्ते पे कंपटीशन आ जाती है। इस कंपटीशन के बाद रॉन्ग क्लैन का अगला लीडर चुना जाएगा। शाओ ने सब कुछ छोड़ के कहीं जाने का फैसला किया है। वो चाहता है कि मिया उसके साथ चले, मगर मिया उसे मना कर देती है। तभी जैंग वहाँ आता है तो पहली बार उसे शाओ के दर्शन होते हैं। नाराज चेरी जैंग को उसका स्कार्फ वापस कर देती है और उससे कहती है कि अब वो उसकी गैंग में नहीं रह सकता, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। अब जैंग जुमो के पास जाके शाओ का स्केच बनाता है तो अब पुलिस के हाथ रॉन्ग क्लैन की लीडर का हुलिया भी है। रात को शैडो शाओ से मिलने आता है। वो उससे उस चाकू की मांग करता है जिस चाकू से सालों पहले शैडो ने पुलिस वाले का मर्डर किया था, जिस पर शैडो की उंगलियों के निशान है। शाओ देने से मना करता है। शैडो शाओ से कहता है, तुम अगला लीडर योंग को बनाने जा रहे हो जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं उसके हाथ के नीचे काम नहीं कर सकता। शाओ कहता है तो फिर रॉन्ग क्लैन छोड़ के चले जाओ, मगर शैडो जानता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके दुश्मन उसे मार देंगे। शाओ उससे कहता है, तुमने कंपटीशन में हिस्सा भी लिया तो भी तुम्हें लीडर नहीं बनाया जाएगा, रॉन्ग क्लैन छोड़ने में ही तुम्हारी भलाई है, तुम मर्डरर हो और मर्डरर चोरों का सरदार नहीं बन सकता। तो अब अचानक शैडो शाओ पे हमला करता है। शाओ फाइट बैक करने की कोशिश करता है, मगर शैडो उसे मार ही देता है। फिर उसकी तिजोरी से पैसे और मेडल चुरा के चला जाता है। यहाँ सभी कंपटीशन की तैयारी में होते हैं कि चेरी आके सबको बताती है शाओ का मर्डर हुआ है, तो कंपटीशन कैंसिल कर दी गई है। पुलिस को शाओ के मर्डर से दूरी रखा गया है। सभी सीनियर लीडर का यही मानना होता है कि लीडर के बिना गिरोह को चलाया नहीं जा सकता। योंग चाहता है कि पहले किलर को ढूंढा जाए, कंपटीशन तो होती रहेगी। कंपटीशन के पोस्टपोन होने की बात जैंग जुमो को बताता है। जुमो जान जाता है अब लीडरशिप के लिए शैडो और योंग में वॉर होगा। यहाँ शैडो फैसला कर चुका है कि वो ट्रेन 161 को लूटेगा। तभी खबर आती है कि शैडो के गुंडों ने अबरार को जख्मी किया है। इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। तभी हॉस्पिटल में एक बुड्ढा चिल्लाने लगता है कि किसी ने उसके पैसे चुराए जो उसने अपनी वाइफ के ऑपरेशन के लिए जमा किए थे। चेरी समझ जाती है कि ये काम शैडो के गुंडों का है, तो वो शैडो के गुंडों की पिटाई करके उस बुड्ढे के पैसे हासिल करती है। मगर उसी वक्त शैडो चुइंग को मार देता है तो पुलिस उसके मर्डर में अबरार को अरेस्ट करती है। वो सब देख के चेरी और जैंग शॉक होते हैं। चेरी जैंग से कहती है कि वो कहीं दूर चला जाए क्योंकि अब चोर मर्डरर बन गए हैं, मगर जैंग ऐसे वक्त में चेरी का साथ नहीं छोड़ना चाहता। उसी वक्त शैडो के गुंडे इन दोनों को किडनैप करके अपने अड्डे पे लेके आते हैं। वो इन दोनों की उंगलियां काटने जाते हैं कि तभी वहाँ मिया आती है। शाओ के पहले वो रॉन्ग क्लैन की लीडर थी, तो अब मिया शैडो को 3 दिन बाद होने वाली कंपटीशन में हिस्सा लेने की परमिशन देती है। वो सीनियर मेंबर के सामने कहती है कि जो कोई गोल्ड मेडल चोरी करके लेके आएगा वो रॉन्ग क्लैन का अगला लीडर बनेगा। वो शैडो को याद दिलाती है कि वो मर्डर वेपन जिससे शैडो ने सालों पहले पुलिस वाले का मर्डर किया था वो अब उसके पास है, तो कुछ भी गलत करने के पहले वो सोचे। मगर मिया शैडो को वो चाकू वापस कर देती है और उसे शाओ की याद में अगरबत्ती जलाने कहती है, मगर अगरबत्ती के धुएं से शैडो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके हाथ बंधे होते हैं। मिया शाओ की मौत का बदला उससे लेना चाहती है। वो उससे कहती है मर्डरर की इस गिरोह में कोई जगह नहीं, मगर इसके पहले कि मिया उसे मारे शैडो ही उसे मार देता है। यहाँ जैंग को जुमो से पता चलता है कि चुइंग का मर्डर किया गया था। जैंग चेरी से कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। वो सुन के चेरी उसे मारने जाती है तो जैंग उसे हथकड़ियों से जकड़ लेता है। वो चाहता है कि चेरी सरकारी गवाह बने, चोरी चकारी छोड़ दे, चोरों का कोई भविष्य नहीं होता, किसी दिन वो भी शाओ और चुइंग की तरह मारी ना जाए। चेरी उसका साथ देने का फैसला करती है। अब कंपटीशन अगले दिन पे आ जाता है।
पुलिस ने सब चोरों को एक साथ पकड़ने का प्लान बनाया है। ट्रेन नंबर 161 सबका टारगेट है। अगले दिन गोंगजू से ट्रेन 161 निकलती है। पुलिस वहीं से ट्रेन में छुप के बैठी है। स्टेशन के बाहर भी पुलिस का पहरा है। तभी सब चोरों को मैसेज भेजा जाता है कि इस बार कंपटीशन ट्रेन में नहीं, गैलेक्सी मॉल में होने वाली है। जैंग ये खबर पुलिस को देता है। कंपटीशन क्वालिफाई होने के लिए हर गैंग को 40,000 युआन चोरी करके गिरोह में जमा करने हैं। यहाँ शैडो अपने साथियों के साथ मॉल पहुंच जाता है। सब चोर मॉल में फैल जाते हैं। जैंग शॉप से ग्लू की बोतल उठा लेता है और मॉल में फैले चोरों के कपड़े पे ग्लू लगाने लगता है। अब वो जुमो को कॉल करके बताता है कि जिन लोगों के कपड़े पे ग्लू लगा है वो सब चोर है, तो उन्हें अरेस्ट किया जाए। शैडो भी लगे हाथ सफाई शुरू कर देता है। तो चेरी और जैंग चोरों की जेब काटने लगते हैं। जैसे ही योंग और शैडो के पास 40,000 युआन जमा होते हैं, वो गिरोह के सीनियर मेंबर के यहाँ पहुंच जाते हैं। सीनियर मेंबर उन्हें बताते हैं कि मॉल में ही किसी के पास वो गोल्ड मेडल दिया गया है जो इन चोरों को चुराना है। जो मेडल हासिल करेगा वो अगला लीडर बनेगा। तो अब मेडल को हासिल करने के लिए सब मॉल में उस आदमी को तलाशने लगते हैं। जैंग अपने दिमाग को फोकस करता है तो उसकी नजर एक आदमी पे जाती है जो लंगड़ा के चल रहा है। जैंग चेरी से कहता है, जब भी कोई आदमी काफी दिनों से ऐसे लंगड़ा के चलता है तो उसके जूते का सोल उस जगह घिस जाता है, मगर इस आदमी के जूते का सोल घिसा हुआ नहीं है, मतलब वो लंगड़ाने का नाटक कर रहा है। तो अब जैंग उस आदमी से मेडल हासिल करता है। योंग उसे देखता है और वो मेडल उससे मांगता है, मगर जैंग मेडल को अपनी जेब में डाल के चेरी के साथ वहां से भागता है। तो अब जैंग और योंग के बीच फाइट शुरू होती है। मेडल नीचे गिरता है। योंग मेडल उठाने जाता है तो शैडो वहां आता है। शैडो योंग की पिटाई करके मेडल लेके वहां से जाता है। जैंग योंग को हथकड़ियों से जकड़ के शैडो के पीछे भागता है। यहाँ पुलिस उन चोरों को पकड़ना शुरू करती है जिनके कपड़ों पे ग्लू लगा है। मॉल में घूम रहे ऑलमोस्ट सभी चोरों को अरेस्ट किया जाता है। रॉन्ग क्लैन के सीनियर मेंबर को भी अरेस्ट किया जाता है, मगर शैडो पुलिस की नजर से भाग जाता है। वो भीड़ में घुल मिल जाता है। फिर भी जैंग उसे पहचान लेता है और एक जगह वो उसे पकड़ ही लेता है। दोनों में फाइट शुरू होती है। जैंग शैडो को हथकड़ी से जकड़ लेता है, मगर शैडो हथकड़ियों से खुद को छुड़ा के जैंग पे चाकू से वार करता है। आइन वक्त पे चेरी बीच में आती है। शैडो भागने में कामयाब होता है तो शैडो के चाकू से जख्मी हुई चेरी जैंग की बाहों में दम तोड़ देती है। जैंग अबरार को जेल से छुड़ाता है। पुलिस चोरों के इन्फॉर्मर्स को भी अरेस्ट करती है, जिसमें खुद पुलिस भी शामिल थी, मगर वो शैडो को पकड़ने में नाकामयाब रह जाती है। पुलिस को तहकीकात से पता चलता है कि बचपन में शैडो कीबोर्ड की चैंपियनशिप जीत चुका है, मगर माँ बाप की मौत के बाद वो लावारिस हुआ और उसने चोरी को अपनाया। तभी एक दिन कहीं पे छुपे शैडो को न्यूज़पेपर से पता चलता है 800 साल पुराना एक एंटिक मेडल एग्जीबिशन में रखने के लिए ट्रेन से हाइचुंग सिटी लेके जा रहे हैं। शैडो पहले से ही मेडल का दीवाना था, तो वो उस मेडल को चुराने का फैसला करता है। वो भेस बदल के ट्रेन में चढ़ जाता है और कंपार्टमेंट में फॉग फैला के पैसेंजर के बीच हड़बड़ी मचा देता है। फिर उसका फायदा उठा के वो उस डिब्बे में पहुंच जाता है जहाँ मेडल रखा है, मगर वो जैसे ही पेटी को खोलता है अंदर छुपा जैंग उसे पकड़ लेता है। शैडो भागने की कोशिश करता है। डिब्बे में फैले धुएं की वजह से उसे ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। तो जैंग फिर से अपने दिमाग को फोकस करके वहां से भाग रहे शैडो को देख लेता है और उसे हथकड़ियों से खुद के साथ जकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे पे सर पटक के घायल करने लगते हैं, मगर शैडो जैंग के सामने टिक नहीं पाता। जैंग शैडो से कहता है, अगर तुम चोरी के धंधे में ना होते तो आज एक अच्छे म्यूजिशियन होते। शैडो कहता है, लोग म्यूजिक की नहीं चाकू की भाषा समझते हैं। जैंग उससे कहता है, तुम मेरे मेडल हो जिसे मैंने आज हासिल करके कंपटीशन को जीता है। शैडो हथकड़ी खोलने जाता है। जैंग उससे कहता है, हथकड़ी नहीं खुलेगी, मैंने लॉक को पहले से ही जाम कर दिया है। पुलिस शैडो को अरेस्ट करती है। जैंग का प्रमोशन होता है। अब जैंग उस भिखारी के पास जाता है और उससे कहता है, मैंने चोरों के गिरोह को खत्म किया है। भिखारी कहता है, एक गया तो दूसरा आएगा, बुराई कभी खत्म नहीं होगी, तुम्हारा काम तो अब शुरू हुआ है और मूवियाँ खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी ये चैनल ग्रो कर पाएगा, नए वीडियो आपके सामने ला पाएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।